Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to discuss another literary term, that is epigraph. So epigraph is a form of poem, quotation or sentence that is placed at the beginning of literary piece. कि एपिग्राफ क्या है? एक तरह की पोएम की फॉर्म, कोटेशन या फिर कोई सेंटेंस जिसे हम लिटरेरी वर्क के एकदम बिगनिंग में देखते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा कि कोई भी राइटर जो है मतलब अपना वर्क लिखने की शुरुआत करता है, सो वो क्या करता है, सबसे मतलब इंट्रोडक्शन में जो है या तो किसी पोएम की लाइंस को लिख देगा या फिर कोटेशन को लिख देगा या फिर कोई सेंटेंस लिख देगा। सो ये जो पोएम, कोटेशन और सेंटेंस होते हैं एपिग्राफ में, ये राइटर के खुद के नहीं होते, वो किसी दूसरे फेमस राइटर से के बोरो करता है इस पोएम, कोटेशन और सेंटेंस को। सो आपने देखा होगा कि कभी भी कोई लिटरेरी मतलब कोई भी राइटर जो है किसी भी लिटरेरी वर्क को लिखता है, सो वो जो है अपने वर्क की शुरुआत किसी पोएम की लाइंस को लिखकर या फिर किसी कोट को शुरू करके या फिर कोई सेंटेंस डालकर, जो कि राइटर के खुद के नहीं होते, वो दूसरे फेमस राइटर से बोरो करके अपने वर्क में लिखता है। सो ये होता है एपिग्राफ। सो इट एक्चुअली बिलोंग्स टू सम अदर राइटर बट इट गिव्स यू इंट्रोडक्शन टू द वर्क यू आर रीडिंग। सो इसके थ्रू क्या होता है, हमें मतलब जो भी वर्क हम रीड कर रहे हैं उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन मिल जाता है। सो इसलिए जो है इसे एपिग्राफ बोला जाता है। देन फॉर एग्ज़ाम्पल हॉलो मैन बाय टी.एस. इलियट। सो अगर आपने टी.एस. इलियट की पोएम्स पढ़ी है, सो उन्होंने एक पोएम लिखी थी हॉलो मैन। सो स्टार्ट्स देयर इज़ अ एपिग्राफ। जैसे ये पोएम शुरू होती है, सो इसकी स्टार्टिंग में एपिग्राफ होता है, विच टी.एस. इलियट टेकन फ्रॉम जोसेफ कॉनरेड। जो कि टी.एस. इलियट इस पोएम के लिए जो है इस पोएम को स्टार्ट करता है। जैसे ही हॉलो मैन को स्टार्ट करता है, सो इस पोएम को मतलब इस स्टार्टिंग में जो है वो जोसेफ कॉनरेड मतलब इस पोएम की स्टार्टिंग में एक एपिग्राफ होता है, जो कि टी.एस. इलियट जो है जोसेफ कॉनरेड की हार्ट ऑफ डार्कनेस से लेता है। सो फॉर एग्जाम्पल हॉलो मैन बाय टी.एस. इलियट स्टार्ट्स देयर इज़ अ एपिग्राफ विच टी.एस. इलियट टेकन फ्रॉम जोसेफ कॉनरेड हार्ट ऑफ डार्कनेस। एंड देन ये जो लाइन्स है और वो कौन सी लाइन लेता है, मिस्टर कर्ट्स ही इज़ डेड, कि इसमें हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो है एक करेक्टर होता है मिस्टर कर्ट्स। सो मतलब वो सारी लाइन जो है जोसेफ कॉनरेड की हार्ट ऑफ डार्कनेस की जो लाइंस हैं वो अपनी पोएम को बिगिन करने से पहले मतलब कोट करता है, हॉलो मैन को बिगिन करने से पहले कोट करता है। सो मिस्टर कर्ट्स ही इज़ डेड बाई यूजिंग लाइन ही यूज़ टू डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न पीपल हैव डेड सोल्स। कि मतलब इस लाइन का यूज़ करके, यानी जोसेफ कॉनरेड की हार्ट ऑफ डार्कनेस की इस लाइन को यूज़ करके टी.एस. इलियट बताना चाहते हैं कि जो मॉडर्न लोग हैं उनकी जो है डेड सोल्स है, जस्ट लाइक द करेक्टर ऑफ कर्ट्स। कि मतलब जो हार्ट ऑफ डार्कनेस में कर्ट्स का करेक्टर है, सो वो बताते हैं टी.एस. इलियट कि कर्ट्स का मतलब करेक्टर सिमिलर है मॉडर्न लोगों से। जिस तरह कर्ट्स का करेक्टर जो होता है वो उसकी डेड सोल होती है, ठीक उसी तरह मॉडर्न लोग जो है उनकी भी डेड सोल है। ही वॉज एम्बिशन, कि बताया गया है कि वो कर्ट्स जो था वो एक तरह का एम्बिशियस करेक्टर था, साथ ही साथ ग्रीडी था, दैट दे हैव नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन देम। सो कर्ट्स जिस तरह से एम्बिशियस था, ग्रीडी था, उसके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी, ठीक उसी तरह मॉडर्न पीपल की भी यही सोच है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, ग्रीडी हैं और साथ ही साथ उनके अंदर ह्यूमैनिटी की कमी है। सो बहुत ज़्यादा क्रूअल है मॉडर्न लोग। सो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले टी.एस. इलियट, हॉलो मैन को स्टार्ट करने से पहले टी.एस. इलियट जो है जोसेफ कॉनरेड की हार्ट ऑफ डार्कनेस की लाइन्स को कोट करता है, जो कि मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ। देन बाई यूजिंग एपिग्राफ ही इज़ शोइंग अ कनेक्शन। कि मतलब एपिग्राफ को यूज़ करके टी.एस. इलियट जो है कनेक्शन बताना चाहता है मॉडर्न मैन के साथ साथ, मतलब कर्ट्स का जो है मॉडर्न मैन के साथ क्या कनेक्शन था, जो कि कर्ट्स करेक्टर है हार्ट ऑफ डार्कनेस में से लिया गया। वो ये बताना चाहता है कि रियल लाइफ में मॉडर्न लोगों का कैसा कनेक्शन है। सो बाय यूजिंग एपिग्राफ ही इज़ शोइंग अ कनेक्शन बिटवीन मॉडर्न मैन एंड कर्ट्स फ्रॉम हार्ट ऑफ डार्कनेस। जैसे आपने अर्नेस्ट हेमिंगवे की जर्ट्रूड स्ट्रन वर्क जो है पढ़ी होगी, तो उसमें एक फेमस कोटेशन है, यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन इन द बिगनिंग ऑफ द बुक। कि मतलब कि जैसे ही अर्नेस्ट हेमिंगवे
जर्ट्रूड स्टर्न की फेमस कोटेशन को कोट करते हैं। मतलब अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वर्क है सन ऑल्सो राइजेस। सो सन ऑल्सो राइजेस वर्क में वो जर्ट्रूड स्टर्न की फेमस कोटेशन को कोट करते हैं, यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन। सो ये हम सन ऑल्सो राइजेस के बिगनिंग में ये लाइन को देखते हैं। सो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ट्राइंग टू शो अस दैट द एंटायर पीरियड इन विच दे आर लिविंग इट्स अ लॉस्ट जनरेशन। कि मतलब अर्नेस्ट वे इस लाइन को कोट करके बताना चाहते हैं कि एंटायर पीरियड, कि जिस पीरियड में वो रह रहे हैं वो पूरी तरह से जो है लॉस्ट हो चुकी है, वो जनरेशन लॉस्ट है, क्योंकि उनकी जो सोल है वो बहुत डिके है। मॉडर्न लोगों की हार्ट एकदम क्रूअल है, सो बारबेरिक है वो लोग। सो ये सब बताना चाहते हैं। एंड उसमें उन लोगों में जो है, मॉडर्न लोगों में स्पिरिचुअलिटी की कमी है। सो इस सेंस में लिखा गया है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे trying to show us that the entire period in which they are living it's a lost generation, we are forced to live in a lost generation। and वो इस लाइन के थ्रू ये भी बताते हैं कि हमें जो है हमें मजबूर होना पड़ रहा है इस लॉस्ट जनरेशन में रहकर। हम जो है मजबूर हो गए हैं, हमें फोर्सफुली रहना पड़ रहा है इस लॉस्ट जनरेशन के साथ। लॉस्ट जनरेशन का मतलब क्या है, वो मॉडर्न लोग जो बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी है, जिनके अंदर सिंपैथी की कमी है और जो स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है। सो इस सेंस में लिखा गया है, यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन। सो इसलिए जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे जर्ट्रूड स्टर्न की फेमस लाइन को कोट करते हैं अपने वर्क सन ऑल्सो राइजेस में। देन गॉड फादर, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम। कि ये जो गॉड फादर वर्क है, इसमें भी जो है बहुत फेमस कोटेशन को कोट किया गया है कि बताया जाता है कि हर एक ग्रेट फॉर्चून के पीछे ना कोई क्राइम होता है। सो एकदम से जो है फॉर्चून मतलब कैसे एक्यूमुलेट हो सकती है इतनी ज़्यादा। सो उसके पीछे जो है कोई राज होता है, कोई ना कोई क्राइम कमिट किया होता है, जिसकी वजह से जो है इतना ज़्यादा फॉर्चून एक्यूमुलेट होता है लोगों के पास। सो behind every great fortune there is a crime, so presents the true picture of gambler। कि ये जो लाइन है ये प्रेजेंट करती है मतलब ट्रू पिक्चर ऑफ गैम्बलर की, who earns a lot of money, wealth and controls the life of other people। कि मतलब गैम्बलर जो होते हैं एकदम से कैसे वो एक्यूमुलेट कर पाते हैं वेल्थ को, कि वो गैम्बलिंग करते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वेल्थ कमाते हैं, और साथ ही साथ जो है दूसरे लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं जैसे ही उनके पास पैसा हो जाता है। देन मैरी शेली जिन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन लिखी है, सो उस हम नावल में ये देखते हैं कि उसमें भी एपिग्राफ जो है प्रेजेंट है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एंड मैरी शेली ने जो है फ्रैंकेनस्टाइन के लिए एपिग्राफ जो है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से लिया। सो जिसमें वो सबसे अच्छी लाइन को कोट करती हैं, अपनी नावल में मेंशन करती है फ्रैंकेनस्टाइन में, डिड आई रिक्वेस्ट द मेकर्स फ्रॉम माई क्ले टू मोल्ड मी मैन, डिड आई सॉलिसिट फ्रॉम डार्कनेस टू प्रमोट मी। सो ये जो लाइन है मैरी शेली ने जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के बुक नंबर 10 से ली है। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एपिग्राफ का। जस्ट लाइक गॉड क्रिएट ह्यूमंस, सो बताया जाता है कि जिस तरह से भगवान ह्यूमंस को क्रिएट करते हैं उसी तरह फ्रैंकेनस्टाइन यानी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एक कैरेक्टर है, वो मॉन्स्टर को क्रिएट करता है। अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मतलब एपिग्राफ का फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि मैरी शेली द्वारा लिखा गया है। दीज एपिग्राफ सेट द मूड ऑफ द रीडर्स इन द वेरी बिगनिंग। कि ये जो है मतलब इन एपिग्राफ्स को रीड करके जो है रीडर्स का जो है मूड बन जाता है बिगनिंग से ही। सो इसलिए जो है इन्हें मतलब एपिग्राफ्स को राइटर लिखते हैं अपने वर्क्स में। दीज एपिग्राफ्स सेट द मूड ऑफ द रीडर्स इन द वेरी बिगनिंग। यू आर एक्चुअली गोइंग टू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बुक। कि हम जो है एपिग्राफ को पढ़ के ये मतलब थोड़ा सा हमें जो है आइडिया लग जाता है कि हम जो है इस बुक से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो हमें जो है स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि ये बुक जो है किस मतलब इस बुक की थीम क्या है, किसके अराउंड ये रिवॉल्व करती है, ये टेक्स्ट या फिर कोई लिटरेरी वर्क। सो इट गिव्स यू अ थीम ऑफ अ वर्क। कि एपिग्राफ क्या करता है, हमें जो है किसी भी लिटरेरी वर्क की थीम प्रोवाइड कर